अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे YouTube चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के दूसरे हिस्से का 7वां बाब। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। 7वां बाब। ये सेशन पिछले सेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। मैंने कहा, कोई रद्द अमल नहीं। अलीशा मेरे सामने कुर्सी पर बैठी थी और इसका सर खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था। वो बिल्कुल साकन बैठी थी। इसकी रीढ़ की हड्डी सख्त और सीधी थी। वो कोई वायलिन बजाने वाली लग रही थी या किसी सिपाही की तरह। मैं सोच रहा हूं कि हमारा आखिरी सेशन कैसे खत्म हुआ जब तुमने मुझ पर हमला किया, जिसे इन्हें रोकना पड़ा। कोई रद्द अमल नहीं। मैं हिचकिचाया। मुझे हैरत है कि क्या आपने ये सब किसी किस्म के इम्तिहान के तौर पर किया, ये देखने के लिए कि मैं किस चीज का बना हुआ हूँ। मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि आप जान ले कि मुझे आसानी से डराया नहीं जा सकता। मैं आपके लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अलीशा ने खिड़की की सलाखों से दूर सुरमई आसमान की तरफ देखा। मैंने एक लम्हे का इंतजार किया। मुझे आपको कुछ बताना है अलीशिया, यही कि मैं आपके साथ हूँ। मुझे उम्मीद है एक दिन आप इस पर यकीन कर लेंगी। यकीनन। उम्मीद पैदा करने में वक्त लगता है। मेरी पुरानी थेरेपिस्ट कहती थी कि किसी को समझने के लिए बार बार तजुर्बे की जरूरत होती है, और ये रातों रात नहीं होता। अलीशा ने पलक झपकते हुए मुझे घूर कर देखा। मिनट गुजर गए। ये थेरेपी सेशन से ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद के तौर पर महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मैं किसी भी सिम तरक्की नहीं कर रहा। शायद ये सब मायूस कन था। क्रिश्चियन ये बताने में हक बजानब था कि चूहे भी डूबते हुए जहाजों को छोड़ जाते हैं। मैं एक मलबे पर चढ़कर क्या कर रहा था? मकसूल को गिरा रहा था या डूबने की तैयारी कर रहा था? जवाब मेरे सामने बैठा था, जैसा कि डोमोडोस ने कहा। अलीशा एक खामोश शायरन थी जो मुझे अजाब की तरफ रागब कर रही थी। मैंने अचानक मायूसी महसूस की। मैं उस पर चीखना चाहता था, कुछ कहो, कुछ भी, बात करो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी बजाय मैंने इलाज की रवायत को तोड़ा। मैंने आहिस्ता बोलना छोड़ दिया और सीधा नुक्ते पर पहुंच गया। मैं आपकी खामोशी के बारे में बात करना चाहता हूँ। खामोशी के मतलब के बारे में। ये कैसी महसूस होती है, और खास तौर पर आपने बात करना क्यों छोड़ दिया? अलीशा ने मेरी तरफ नहीं देखा। क्या वो सुन भी रही थी या नहीं? जब मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूं तो मेरे जहन में एक तस्वीर आती है। एक तस्वीर जिसमें कोई अपनी मुट्ठी काट रहा है, चीख रहा है, चीख को रोक रहा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार थेरेपी शुरू की तो मुझे रोना बहुत मुश्किल लगा। मुझे खौफ था कि मैं मगलूब होकर सैलाब में बह जाऊंगा। शायद खामोशी आपको ऐसे ही महसूस होती हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना वक्त महफूज महसूस करें और इस बात पर भरोसा करें कि आप इस सैलाब में अकेली नहीं, मैं आपके साथ हूँ। खामोशी। मैं अपने आप को एक निस्बती थेरेपिस्ट समझता हूँ। क्या आप जानती हैं कि इसका क्या मतलब है? खामोशी। उसका मतलब है कि मेरे ख्याल में फ्राइड दो बातों पर गलत था। मुझे यकीन नहीं है कि एक थेरेपिस्ट कभी भी ब्लैक स्लेट हो सकता है जैसा उसे समझा जाता है। हम गैर इरादी तौर पर अपने बारे में हर किस्म की मालूमात आम कर देते हैं, जैसे मेरी जुराबों के रंग से, या मैं कैसे बैठा हूँ, या जिस तरह से बात करता हूँ। यहाँ तक कि आपके साथ बैठकर मैं अपने बारे में बहुत कुछ जाहिर करता हूँ। पर्दादारी में मेरी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद भी मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। अलीशा ने ऊपर देखा। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी थोड़ी कदरें झुक गई। क्या उस नजर में कोई चैलेंज था? आखिरकार मैंने उसकी तवज्जो हासिल की। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। बात यह है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इससे इनकार कर सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि ये थेरेपी आपके बारे में है, या हम तस्लीम कर सकते हैं कि ये दो तरफा गली है और हमें काम करना है, और फिर हम सच में कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। मैंने हाथ उठाया। मैंने अपनी शादी की अंगूठी पर सर हिलाया। ये अंगूठी आपको कुछ बताती है ना? अलीशा की नजरें आहिस्ता आहिस्ता अंगूठी की सिमत चली गईं। ये आपको बताती है कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। ये आपको बताती है कि मेरी एक बीवी है। हमारी शादी को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। कोई जवाब नहीं आया। फिर भी वो अंगूठी को घूरती रही। तुम्हारी शादी को भी तकरीबन 7 साल हो गए हैं।
क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कोई जवाब नहीं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अपने शोहर से मोहब्बत थी? अलीशा की आंखें अंगूठी से हट गईं और मेरे चेहरे की तरफ हरकत में आ गई। हमने एक दूसरे को घूरा। मोहब्बत में हर किस्म के जज्बात शामिल हैं, है ना? अच्छे और बुरे। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, उसका नाम कैथी है। लेकिन मैं कभी कभी उससे नाराज भी हो जाता हूँ, कभी कभी नफरत भी करता हूँ। अलीशा मुझे घूरती रही। मैंने खुद को हेडलाइट्स में किसी खरगोश की तरह महसूस किया, मंजुमन, दूर देखने या हिलने से कासिर। अटैक अलार्म मेज पर पड़ा था, मेरी पहुंच के अंदर। मैंने उसकी तरफ ना देखने की भरपूर कोशिश की। मैं जानता था कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे चुप हो जाना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने मजबूरी से कहा, और जब मैं कहता हूं कि मैं उससे नफरत करता हूं तो मेरा मतलब ये नहीं कि मैं मुकम्मल तौर पर उससे नफरत करता हूं, बल्कि सिर्फ मेरा एक हिस्सा उससे नफरत करता है। मैं एक ही वक्त में दो हिस्सों को संभालने की बात कर रहा हूँ। आपका एक हिस्सा गैब्रियल से प्यार करता था और दूसरा हिस्सा नफरत। अलीशा ने सर हिलाया। नहीं, एक मुख्तसर हरकत लेकिन यकीनी। आखिर में ये एक जवाब ही तो था। मैंने अचानक एक सनसनी महसूस की। मुझे वहां ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपका कुछ हिस्सा इससे नफरत करता था, मैंने फिर से मजबूत होकर कहा। उसने दूसरी मर्तबा सर हिलाया। उसकी आंखें मेरी शरीर को जलाने लगी। वो नाराज हो रही थी। मैंने सोचा, ये सच है अलीशा, वरना तुम उसे कत्ल क्यों करती? अलीशा अचानक उछल पड़ी। मैंने सोचा कि वो मुझ पर कूद पड़ेगी। मेरा जिस्म जैसे किसी तनाव की तवक्का में था, लेकिन इसकी बजाय वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी मुट्ठियों से दरवाजे पर हथौड़े मारे। चाबी मोड़ने की आवाज आई और यूरी ने दरवाजा खोला। अलीशा को फर्श पर मेरा गला घोंटते हुए ना पाकर उसको हैरत महसूस हो रही थी। वो उसे पीछे छोड़कर कॉरिडोर में भागी। आहिस्ता आहिस्ता दोस्त। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। सब ठीक है ना? क्या हुआ? मैंने जवाब नहीं दिया। यूरी ने एक अजीब सी शक्ल बनाई और चला गया। मैं अकेला था। बेवकूफ, मैंने अपने आप से सोचा। मैं बेवकूफ हूं। मैं क्या कर रहा था? मैंने जल्दी में ही इसे दूर, बहुत दूर धकेल दिया था। वो इंतहाई गैर पेशावराना और मुकम्मल तौर पर नाकारा था। इस रद्द अमल ने मेरी जहनी हालत को उसकी जहनी हालत से ज्यादा आश्कार कर दिया। लेकिन ये वो है जो अलीशिया ने आपके लिए किया। उसकी खामोशी एक आईने की तरह थी, जिसने आपका अक्स आप ही की तरफ मोड़ दिया, जो अक्सर बदसूरत नजर आता है। 8वां बाब। आपको ये शक करने के लिए थेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं कि कैथी ने अपना लैपटॉप इसलिए खुला छोड़ा था कि गैर शऊरी तौर पर कम अज कम वो चाहती थी कि मैं उसकी बेवफाई के बारे में जान सकूं। खैर, अब मुझे पता चल गया था। मैं अब जान गया था। मैंने 2 रातों से उससे बात नहीं की थी। जब वो वापस आई तो मैंने नींद का बहाना बनाया और सुबह की बेदार होने से पहले फ्लैट से निकल गया। मैं उससे और अपने आप से किनारा कर रहा था। मैं सदमे में था। मैं जानता था कि मुझे खुद पर एक नजर डालनी है या खुद को खोने का खतरा मोल लेना है। खुद पर गिरफ्त पाने के लिए मैंने वीड वाली सिगरेट सुलगाई और अपनी सांसों में बड़बड़ाया। मैंने खिड़की के करीब जाकर कश लगाया। जब नशे ने अपना असर दिखाया तो मैं बावर्ची खाने में जाकर शराब का गिलास उंडेला। गिलास उठाते ही मेरी गिरफ्त से निकल गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ मेज पर गिरे हुए शीशे के एक टुकड़े को ही पकड़ सका, जिससे मेरी उंगली का गोश्त कट गया। अचानक हर तरफ खून ही खून था। मेरे बाजू से खून बह रहा था, टूटे हुए शीशों पर खून मौजूद था और मेज पर शराब के साथ भी खून मिल गया। मैंने बावर्ची खाने में पड़े कुछ कागजात फाड़ने की जद्दोजहद की और बहते हुए खून को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को मजबूती से थाम लिया। मैंने हाथ अपने सर के ऊपर कर दिया और बाजू के नीचे बहते खून को देखता रहा। मैंने कैथी के बारे में सोचा। वो कैथी ही थी जिसके पास मैं जाता था जब मुझे हमदर्दी, यकीन दहानी या हौसले की जरूरत होती। मैं चाहता था कि वो मेरी देखभाल करे। मैंने इसे फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन ये सोचते ही मैंने तसव्वुर किया कि एक दरवाजा तेजी से बंद हो रहा है, जोर से बंद हो रहा है।
जिस पर कैथी की पहुंच से दूर एक ताला लगा हुआ है। कैथी चली गई थी। मैंने इसे खो दिया था। मैं रोना चाहता था लेकिन रो नहीं सका। मैं अंदर से बंद हो गया था, जिसमें मिट्टी और गंदगी भरी हुई थी। भाड़ में जाओ, मैं अपने आप दोहराता रहा। भाड़ में जाओ। वॉल क्लॉक की टक टक से मुझे होश आया। टक टक अब किसी न किसी तरह तेज हो रही थी। मैंने उस पर तवज्जो मरकूज करने और अपने घूमते हुए हालात को ठीक करने की कोशिश की। टिक टिक टिक। लेकिन मेरे सर में आवाजें बुलंद होती गईं। वो खामोश नहीं हुई। वो बेवफा होने की पाबंद थी। मैंने सोचा, ऐसा होना ही था। ये नागुजीर था। मैं उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं था। मैं बेकार, बस सूरत और कुछ भी नहीं था। वो बिला आखिर मुझसे उकता जाएगी। मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। ये सब चलता रहा। एक के बाद एक खौफनाक सोच ने मुझे मार दिया। मैं उसके बारे में बहुत कम जानता था। उन ईमेल से जाहिर था कि मैं एक अजनबी के साथ रह रहा था। मैं अब हकीकत से आशना हो चुका था। कैथी ने मुझे नहीं बचाया। वो किसी को बचाने के काबिल ही नहीं थी। वो कोई हीरोइन नहीं थी जिसकी तारीफ की जाए। वो सिर्फ एक खौफजदा, भटकी हुई और धोखा देने वाली झूठी लड़की थी। हमारे बारे में मैंने ये पूरी मिथोलॉजी बनाई थी। हमारी उम्मीदें और ख्वाब, पसंद और नापसंद, मुस्तकबिल के मंसूबे, एक ऐसी जिंदगी जो बहुत महफूज, इतनी मजबूत लग रही थी, जो अब लम्हों में ढेर हो गई थी, जैसे हवा के झोंके में ताश के घर। मेरा जहन कॉलेज के उस ठंडे कमरे में चला गया। वो इब्तदाई साल जब मैं बेहिस उंगलियों से पैरासिटामोल के खुले पैकेट फाड़ रहा था। वही बेबसी अब मुझ पर छाई हुई थी। वही मरने की ख्वाहिश। मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। क्या मैं उसे कॉल कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी मायूसी और जरूरत के लम्हे में उससे रुजू कर सकता हूँ? मैंने तसव्वुर किया कि वो फोन का जवाब दे रही हैं। उसकी आवाज मुतजलजल है। उसकी आवाज मुतजलजल होने का इन्हिसार मेरे वालिद के मूड पर है। जब वो शराब पी रहे हों, हो सकता है वो हमदर्दी से मेरी बात सुन ले, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होगा। एक नजर मेरे वालिद और उसके मजाज पर होगी। वो मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? एक डूबता हुआ चूहा दूसरे को कैसे बचा सकता है? मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं फ्लैट में उन बदबूदार सोसन के फूलों के दरमियान सांस नहीं ले सकता था। मुझे कुछ हवा चाहिए थी। मुझे सांस लेने की जरूरत थी। मैंने फ्लैट छोड़ दिया। मैंने जेबों में हाथ डाले और सर नीचे रखा। मैं सीढ़ियों पर तेजी से चलते हुए कहीं नहीं जा रहा था। मैं अपने रिश्तों पर सोचता रहा, मंजर दर मंजर, इन्हें याद करता रहा, जांचता रहा, पलटता रहा, सुराग ढूंढता रहा। मुझे गैर हलशुदा लड़ाइयां, गैर जरूरी, गैर वाजिया, गैर हाजिर और बार बार ताखीर याद आती रही। लेकिन मुझे छोटी छोटी मेहरबानियां भी याद आईं। वो प्यार भरे नोट्स जो वो मेरे लिए गैर मुतवक्का जगहों पर रख देती थी। वो मिठास के लम्हात और बज़ाहिर हकीकी मोहब्बत। ये कैसे मुमकिन है? क्या वो पूरा वक्त अदाकारी करती रही थी? क्या उसने कभी मुझसे मोहब्बत की थी? मुझे इसके दोस्तों से मिलने पर शक की चमक याद आ गई। वो सब अदाकार थे। ऊंची आवाजें, खुद पसंदी, पुरजोश और अपने और उन लोगों के बारे में बात करते थे जिनको मैं नहीं जानता था। अचानक ख्यालात ने मुझे वापस स्कूल में धकेल दिया। मैं खेल के मैदान के किनारे पर अकेला मंडरा रहा था। दूसरे बच्चों को खेलता देख रहा था। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि कैथी बिल्कुल भी उन जैसी नहीं थी, लेकिन वाजिया तौर पर वो वैसी ही थी। अगर वो पहली रात मुझे अपने दोस्तों के साथ बार में मिली होती तो क्या वो मुझे उससे दूर कर देते? मुझे उस पर शक है। हमारे मिलन को कोई चीज नहीं रोक सकती थी। जिस लम्हे मैंने कैथी को देखा, उसी लम्हे वो मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। मैं क्या करूं? यकीनन मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। उसे वो सब बताना पड़ेगा जो मैंने देखा। वो उससे इनकार कर कर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। वो सच्चाई को तस्लीम कर कर पछतावे के मारे बेबस हो सकती है। वो मुझसे माफी भी मांग सकती है ना?
अगर उसने ऐसा नहीं किया तो, अगर वो मुझसे नफरत करने लगी तो, क्या होगा अगर वो हंस कर चली गई तो? फिर हम दोनों के दरमियान मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ये वाजिया था, कैथी जिंदा रहेगी। वो ये शौक से कहती थी कि वो नाखूनों की तरह सख्त है, वो खुद को संभाल लेगी, खुद को साफ कर देगी और मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ? कैथी के बगैर मैं उस खाली और तन्हा जीवन में वापस आ जाऊंगा जिसे मैंने पहले झेला था। मैं उस जैसी लड़की से दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा। वो ताल्लुक या तजर्बे की गहराई किसी दूसरे इंसान के लिए कभी महसूस नहीं कर सकूंगा। वो मेरी मोहब्बत थी, वो मेरी जिंदगी थी, और मैं उसे तर्क करने के लिए तैयार नहीं था, अभी तक नहीं। अगरचे उसने मुझे धोखा दिया था, मैं फिर भी उससे मोहब्बत करता था। शायद मैं पागल था। एक अकेले परिंदे ने मेरे सर के ऊपर चीख कर मुझे चौंका दिया। मैंने रुक कर इधर उधर देखा। मैं अपनी सोच से कहीं ज्यादा दूर चला गया था। मैंने चौंक कर देखा कि मेरे पांव मुझे कहाँ ले गए हैं। मैं रूथ के सामने वाले दरवाजे की दो गलियों में चला गया था। बगैर इरादे मैंने नादानिस्ता तौर पर मुसीबत के वक्त अपने पुराने थेरेपिस्ट के पास जाना चाहा, जैसा कि मैं माजी में कई बार जा चुका हूँ। ये उस बात का सबूत था कि मैं कितना परेशान था। मैंने उसके दरवाजे पर जाने, घंटी बजाने और मदद मांगने पर अमल किया। और क्यों नहीं, मैंने अचानक सोचा, हाँ, ये गैर पेशा वाराना और इंतहाई नामुनासिब तर्ज अमल है। लेकिन मैं बेचैन था और मुझे मदद की जरूरत थी। इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता, मैं रूथ के सब्ज दरवाजे के सामने खड़ा था और अपने हाथ को बजर तक पहुंचकर उसे दबाते हुए देख रहा था। उसे जवाब देने में चंद लम्हे लगे। दालान में रोशनी थी। फिर जंजीर को खुलते हुए उसने दरवाजा खोला। रूथ ने हॉल से बाहर झांका। वो बूढ़ी लग रही थी। वो अपनी 80 की दहाई में होगी। जब तक मुझे याद है वो थोड़ी छोटी, कमजोर और थोड़ी झुकी हुई थी। उसने हल्के गुलाबी नाइट गाउन को पहना हुआ था। हेलो, उसने घबरा कर कहा। कौन है? हेलो रूथ। मैंने रोशनी में कदम रखा। उसने मुझे पहचान लिया और हैरत से देखा। थियो, ऐसा क्या हो गया? उसकी नजरें मेरे चेहरे से हटकर मेरी उंगलियों के गिर्द बंधी हुई बेसलीका पट्टी की तरफ चली गई, जिसमें से खून बह रहा था। क्या तुम ठीक हो? नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे बात करनी है। रूथ ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, सिर्फ फिक्रमंदी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसने सर हिलाया। बिल्कुल, अंदर आ जाओ। उसने जंजीर खोलकर दरवाजा खोल दिया। मैंने अंदर कदम रखा।